आज देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है जन्माष्टमी का त्योहार। कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा, वृंदावन, गुजरात के द्वारका, राजधानी दिल्ली सहित देश भर के मंदिरों को भव्यता से सजाया गया है। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में इस अवसर पर दही हांडी को बड़े पैमाने पर आयोजित किया गया है। दही हांडी के लिए इस बार मुंबई में 10 लाख रुपए तक का इनाम भी रखा गया है और श्रद्धालु मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं और दही हांडी का भी लाभ उठा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमावर्ती राज्यों के पुलिस प्रमुखों को सीमावर्ती क्षेत्रों में हो रहे जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर नजर रखनी चाहिए। अमित शाह राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 को संबोधित कर रहे थे, जिसमें देश के पुलिस बलों के शीर्ष अधिकारियों ने हिस्सा लिया। एक शीर्ष पुलिस अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ता ATS उस नौका की जांच करेगा जो गुरुवार को AK-47 राइफल्स के साथ मुंबई के पास रायगढ़ में मिली है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र को क्वाड से लाभ होगा। जयशंकर ने चुलालोंगकोर विश्वविद्यालय में इंडियाज विजन ऑफ द इंडो पैसिफिक पर बोलते हुए कहा कि क्वाड सबसे प्रमुख बहुपक्षीय मंच है जो इंडो पैसिफिक में समकालीन चुनौतियों और अवसरों का समाधान करता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और PDP के नेता महबूबा मुफ्ती ने जम्मू और कश्मीर में मतदाता सूची में क्षेत्र के बाहर के लोगों के नाम शामिल करने के मुद्दे पर 22 अगस्त को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। दोनों दलों ने केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य धारा के राजनीतिक दलों से बात की है और उन्हें बैठक में आमंत्रित किया है। सरकार ने भारत विरोधी सामग्री प्रसारित करने वाले YouTube के 8 चैनलों को ब्लॉक कर दिया है। इसमें 7 चैनल भारतीय और एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल है। केंद्र सरकार ने ये कार्रवाई IT रूल्स 2021 के प्रावधानों के तहत की। इस कार्रवाई के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जानकारी दी है। जिन YouTube चैनल्स को ब्लॉक किया गया है उनमें 114 करोड़ से अधिक व्यूज और 85,73,000 सब्सक्राइबर्स थे। ये चैनल YouTube पर भारत विरोधी सामग्री प्रसारित कर रहे थे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कहा है कि सरकार रोहिंग्याओं पर अपनी नीति स्पष्ट करे। रोहिंग्याओं को दिल्ली की शांति सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा है कि यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि दिल्ली सरकार की अनुमति के बिना यहां पर अवैध घुसपैठियों को कैसे रहने दिया जा रहा है। उन्होंने इस मामले की जांच की मांग भी की। वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। बीजेपी ने दिल्ली सरकार के हाई कोर्ट में दिए गए हलफनामे के आधार पर आरोप लगाया है कि वो स्वयं दिल्ली में घुसपैठियों को पालने पोसने का काम कर रही है और अब वो इससे पीछे हटना चाह रही है। भाजपा ने इस संदर्भ में दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में पेश किए गए उस हलफनामे की फाइल भी सार्वजनिक की, जिसमें सरकार ने रोहिंग्या परिवारों को पर्याप्त राशन, दवाइयां उपलब्ध कराने का दावा किया। ज्ञानव्यापी मां श्रृंगार गौरी प्रकरण की सुनवाई के दौरान पुलिस पक्ष की तरफ से पैरवी के लिए वकील बदले जाने का हवाला देकर समय दिए जाने की मांग को जहां कोर्ट ने स्वीकार करते हुए तैयारी के लिए 10 दिन का समय दे दिया है, वहीं अदालत ने मसाजिद कमेटी पर लेट लतीफी के लिए 500 रुपए का जुर्माना लगाया है। तो देश की खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं राज्यवार सुर्खियों पर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोन द्वारा हथियार गिराए जाने की अपनी जांच के सिलसिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर के 5 जिलों में तलाशी ली। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास टोफ गांव में एक पाकिस्तानी ड्रोन द्वारा गिराए गए हथियार और गोला बारूद बरामद किया। जम्मू से संबंधित एक आरोपी ने खुलासे किए थे कि एक पाकिस्तानी कैदी मोहम्मद अली हुसैन उर्फ कासिम ड्रोन गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और वो लश्कर तैयबा और अल बद्र का मुख्य संचालक है। पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्य में 18 औद्योगिक इकाइयों और 5 नए औद्योगिक पार्कों की स्थापना को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। कैबिनेट ने 21,000
राशन डीलर्स को 75 रुपये प्रति क्विंटल राशन मदों के अतिरिक्त कमीशन के अनुदान को भी मंजूरी दी है। इस योजना को द्वारे राशन योजना के तहत चलाया गया है। और इसी के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर लीक मामले की जांच तब तक जारी रहेगी जब तक इसमें शामिल अंतिम व्यक्ति को नहीं पकड़ा जाता। अब तक इस मामले में 18 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले में अंतिम आरोपी की गिरफ्तारी तक कार्रवाई जारी रहेगी। धामी ने बताया कि प्रदेश में रोजगार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए जल्द निवेशक सम्मेलन किया जाएगा। मौसम विभाग ने गुरुवार को विदर्भ के भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली और नागपुर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी भी दी है। क्षेत्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र नागपुर ने कहा कि विदर्भ में बारिश की गतिविधि बढ़ने की संभावना है। दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार गुरुवार को 9.42% की परीक्षण सकारात्मक दर के साथ कोविड-19 के जो ताजा मामले हैं वो 1964 दर्ज किए गए, जबकि वहीं वायरल बीमारी से 8 और लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अभी भी 6,826 मामले सक्रिय हैं। मिजोरम ने जापानी इंसेफेलाइटिस यानी कि जेई का पहला मामला दर्ज किया है। जेई एक वायरल मस्तिष्क संक्रमण है जो मच्छरों के काटने से फैलता है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में ट्विन टावरों को गिराने के लिए गुरुवार को अंतिम रूप से की गई निकासी योजना के अनुसार एमराल्ड कोर्ट और एटीएस विलेज सोसाइटी के निवासियों को 28 अगस्त को सुबह 7 बजे तक घर खाली करने का आदेश जारी किया गया है। दिल्ली में न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 19 अगस्त से 21 अगस्त 2022 तक नॉर्थ प्लेस में ए ब्लॉक पार्किंग में 3 दिवसीय फूड फेस्टिवल का आयोजन करेगी। इस फूड फेस्टिवल का आयोजन आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत एनडीएमसी के इवेंट मैनेजमेंट विभाग के द्वारा किया जाने वाला है। झारखंड के जमशेदपुर में 19वां युवा झारखंड राज्य बास्केटबॉल टूर्नामेंट शुरू होगा। 19 से 21 अगस्त तक चलने वाले इस चैंपियनशिप में पूरे झारखंड से करीब 22 टीमें शामिल हो रही हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में भारत की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस का अनावरण किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से गायों में होने वाली लंपी बीमारी को राज्य आपदा घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इससे 7 से 8 राज्य ग्रसित हैं। और राज्यवार सुर्खियों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और रूसी उप प्रधानमंत्री डेनिस मंजुरोव ने आर्थिक जुड़ाव पर ध्यान देने के साथ मॉस्को में वार्ता की। डोभाल 2 दिवसीय रूस के दौरे पर हैं। बुधवार को उन्होंने अपने रूसी समकक्ष निकोलाई पेट्रुशेव के साथ बातचीत की। यूक्रेन पर रूसी हमलों के बीच युद्ध को खत्म करने की कूटनीतिक हल तलाशने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस गुरुवार को यूक्रेन पहुंच गए। गुटेरेस ने लवीव में रूसी हमलों से हुई तबाही का जायजा भी लिया। इसके अलावा उन्होंने टर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोआन की मौजूदगी में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की। अनाज आपूर्ति सुचारू रखने के लिए चर्चा की। वहीं दक्षिणी जिले में यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी सेना के बख्तरबंद वाहन और आयुध भंडार को तबाह करते हुए 29 रूसी सैनिकों को मारने का दावा किया है। चीन की धमकी दरकिनार कर अमेरिका ने ताइवान से अधिक निवेश के गहरे व्यापारिक संबंधों के लिए औपचारिक व्यापार वार्ता शुरू करने का ऐलान किया है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट इन ताइवान और ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस के तहत व्यापार पर औपचारिक बातचीत शुरू कर दी गई है। दोनों पक्षों के बीच आपसी व्यापार प्राथमिकताओं को साझा मूल्यों के आधार पर बढ़ाया जाएगा। इस साल जून में AIT व TECRO ने अमेरिका और ताइवान के बीच 21वीं सदी में व्यापार वार्ता पर रोड मैप तैयार करने का ऐलान किया था। दोनों पक्षों ने व्यापार सुविधा, अच्छी नियामक प्रथाओं, मजबूत भ्रष्टाचार विरोधी मानकों,
लघु और मध्यम उद्यमों के बीच व्यापार बढ़ाने, कृषि व्यापार को बढ़ावा देने, व्यापार के लिए भेदभावपूर्ण बाधाओं को दूर करने जैसे 11 विषयों पर बातचीत के लिए एक एजेंडा निर्धारित किया है। गुरुवार को एक नए सर्वेक्षण ने कंजर्वेटिव पार्टी की अगुवाई की दौड़ में पूर्व चांसलर ऋषि सुनक पर विदेश सचिव लिज ट्रस की 32 अंकों की बढ़त की पुष्टि की है। हालांकि निवर्तमान प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन टोरी सदस्यों के बीच अब भी सबसे ज्यादा लोकप्रिय बने हुए हैं। यूकोव सर्वेक्षण के मुताबिक 66% सदस्य लिज ट्रस के लिए मतदान के पक्ष में हैं और 34% ब्रिटिश भारतीय पूर्व मंत्री सुनक के पक्ष में हैं। सर्वेक्षण में अपदस्थ नेता बोरिस जॉनसन के पक्ष में बहुमत भी दिखाया गया है, जिसमें 55% ने कहा है कि टोरी सांसदों ने उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर करके गलत किया है, जबकि 40% ने कहा है कि उन्होंने सही किया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश की महिलाओं को 10 या इससे अधिक बच्चे पैदा करने का अनोखा प्रस्ताव दिया। इसके बदले उन्हें पैसे भी दिए जाएंगे। वहीं पुतिन की इस पेशकश को विशेषज्ञता हताशा में लिया गया फैसला मान रहे हैं। राष्ट्रपति के नए प्रस्ताव के मुताबिक 10 बच्चों को जन्म देने और उन्हें जीवित रखने के बदले में सरकार माओ को करीब 13 लाख रुपए यानी कि 13,500 पाउंड देगी। दरअसल कोरोना महामारी और यूक्रेन के साथ जारी जंग की वजह से रूस में जनसंख्या संकट उत्पन्न हो गया है। इससे निपटने के लिए पुतिन ने देश की महिलाओं के सामने यह प्रस्ताव रखा है। पाकिस्तानी सेना की तीखी आलोचना करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि सेना को इतिहास में देश में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कुछ न करने का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इस्लामाबाद में एक सेमिनार को संबोधित करते हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेता ने सेना के लिए तटस्थ शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि सेना को तटस्थ रहने की अपनी नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए और देश की खराब होती आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाना चाहिए। पाकिस्तान ने अवैध कब्जे वाले कश्मीर में 15वां संविधान संशोधन लागू किया। इसके विरोध में पूरे पीओके में जबरदस्त आक्रोश है। लोग खोलकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं। 15वें संशोधन के नाम पर पाकिस्तान ने पीओके के नाम के आगे आजाद जोड़ा है, लेकिन सभी वित्तीय व प्रशासकीय शक्तियां छीन ली हैं। इसके विरोध में 14 अगस्त से पूरे पीओके में धरना प्रदर्शन जारी है। गुरुवार को चारहोई व कोटली में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। बाग, नार, चाकसवारी, रावलकोट, नीलम घाटी, मुजफ्फराबाद सहित कई जगह हिंसक प्रदर्शन हुए। स्थानीय लोगों का कहना है कि पाकिस्तान ने कश्मीर को हमेशा के लिए विभाजित रखने के लिए ये साजिश रची है। अल्जीरिया में आग से मरने वालों की संख्या लगभग 38 हो गई है। वहीं अल्जीरिया के फायर ब्रिगेड की गाड़ियां सूखे से जूझ रही हैं, जिससे स्थिति और भी विकट हो गई है। कनाडा के उच्चायोग ने कहा है कि वो भारत में वीजा के लिए प्रतीक्षा कर रहे लोगों के प्रतीक्षा समय को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। कनाडा के उच्चायोग ने ट्वीट्स की एक श्रृंखला में कहा कि हजारों भारतीय छात्र हर हफ्ते अपना वीजा प्राप्त कर रहे हैं और ये प्रतीक्षा समय को कम करने के लिए हर संभव प्रयास जो है वो जारी रखा जाएगा। यूके की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा ने कहा है कि वो अगले महीने की शुरुआत से कोविड-19 से बचाने के लिए बूस्टर टीकों के अगले चरण को शुरू करेगी, जिसमें नए द्विसंयोजक मॉडर्न जैव उपलब्धता के आधार पर उपयोग किए जाने वाले मूल और ओमिक्रॉन उपभेदों को भी लक्षित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत नोलेन हेजर ने कहा है कि म्यांमार की सैन्य स्थापित सरकार और देश की कैद पूर्व नेता आंग सान सू की के बीच सामंजस्य बैठक कराने के लिए वो तैयार है। पिछले साल फरवरी में सू की चुनी हुई सरकार को सेना द्वारा सत्ता से बेदखल करने के बाद से म्यांमार हिंसक अशांति का शिकार हो गया है। एप्पल ने आईफोन, आईपैड और मैक के लिए सुरक्षा खामी की चेतावनी जारी की है। एप्पल ने गंभीर सुरक्षा कमजोरियों का खुलासा किया है, जो संभावित रूप से हैकर्स को उपकरणों पर पूर्ण नियंत्रण लेने की अनुमति दे सकते हैं। वहीं इस मामले में कंपनी का कहना यह भी है कि वो इससे अवगत है और वो इसके लिए काम कर रही है।